दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री बनने की रेस में 3 नाम अब उजागर होकर सामने आ रहे हैं, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और सांसद संतोष पांडे का नाम सबसे टॉप लिस्ट में आ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से अब केंद्र की नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल तेज हो चुकी है। भाजपा ने यहां 11 में से कुल 10 सीटें जीती हैं। चर्चा है कि इनमें से 3 चेहरे मंत्री बनने की रेस में हैं। इनमें बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और सांसद संतोष पांडे का नाम सबसे ऊपर है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दुर्ग से विजय बघेल दूसरी बार सांसद चुने गए, जबकि राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पटखनी देकर दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर अगर बृजमोहन अग्रवाल की सबसे मजबूत दावेदारी की बात करें तो ये प्रदेश में सबसे बीजेपी के पुराने कद्दावर और अनुभवी चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। 8 बार के विधायक रह चुके हैं। सांसद बनने के लिए प्रदेश में मंत्री पद और विधायकी छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए उन्हें केंद्र में मंत्री पद के लिए दावेदारी मजबूत हो सकती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि देश में 9वें नंबर पर सबसे बड़ी लीड के माध्यम से इन्होंने अपनी लोकसभा की चुनावी जो जीत है वो दर्ज की है। सबसे पहली बार बृजमोहन अग्रवाल जो है सांसद चुने गए थे। छात्र राजनीति से सियासत की एंट्री करने वाले जो बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल है, सबसे पहली बार सांसद चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर के गुंबद पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही कोंडागांव और मुंगेली में जमकर बारिश बीते दिन देखने को मिली। प्रदेश में 3 दिन के अंतर्गत अब मानसून के पहुंचने की जो शिकायत तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन जो है एक बड़ी जो खबर है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, जहाँ राम मंदिर के निर्माणाधीन राम मंदिर के गुंबद पर जो है आकाशीय बिजली गिरी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हुआ। साथ ही छत्तीसगढ़ में रविवार से लेकर सोमवार तक मानसून के पहुंचने की संभावना प्रबल हो चुकी है और ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में दोपहर बाद मौसम ने बीते दिन करवट ली, जिसके अंतर्गत रायपुर, दुर्ग में जहां बादल छाए हुए तो वहीं मुंगेली और कोंडागांव में जमकर बारिश ने भिगो दिया। मुंगेली में प्री मानसून ने दस्तक दे रखी है और इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। साथ ही कोंडागांव में भी पिछले 1 घंटे से मूसलाधार पानी बरसा और इस दौरान निर्माणाधीन प्राचीन राम मंदिर के गुंबद पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसका वीडियो सामने आया है। हालांकि बिजली गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बस्तर में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। आने वाले 3 दिनों में बस्तर अब मानसून पहुंच जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी 24 घंटे के अंतर्गत 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कहीं कहीं पर बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं आज की अगर स्थितियों की बात करें तो पेंड्रा, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिले में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा होने के अनुमान है। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब आचार संहिता हट चुकी है। अब जल्द ही सभी कार्य जो रुके हुए कार्य हैं वो एक बार फिर से प्रारंभ होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब देश में आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हट चुकी है। बता दें कि 16 मार्च 2024 को आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से आचार संहिता लागू हो चुकी थी। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद से अब आज आचार संहिता खत्म हो चुकी है। आचार संहिता के खत्म होने के बाद अब राजकाज में तेजी आएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है 6 जून को एक परिपत्र जारी हुआ है, जिसमें ये बातों का उल्लेख हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुल 179 उम्मीदवारों का नोटा से भी कम वोट देखने को मिला, जहां 237 उम्मीदवारों में से 194 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुद की जमानत तक नहीं बचा पाए। सबसे ज्यादा बीएसपी के प्रत्याशी इसमें सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों पर 237 उम्मीदवारों में से 179 उम्मीदवारों को नोटा यानी इनमें से कोई नहीं से ही हार गए हैं। चुनाव लड़ रहे 43 प्रत्याशियों को ही नोटा से ज्यादा वोट ला सके हैं, जबकि 194 प्रत्याशी अपनी
जमानत तक नहीं बचा पाए। दिलचस्प बात यह है कि इनमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं। वहीं जानकारी के अनुसार जब भी कोई चुनाव होते हैं तो उसके लिए जमानत राशि तय की जाती है। लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए ये जमानत राशि 25,000 रुपये किए थे और ये राशि तभी वापस लौटती है जब कोई प्रत्याशी कुल पड़े वोटों का 1.66% हासिल कर लेता है। इतने वोट मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि वापस मिल जाती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से 1,50,23,000 जो है 639 मतदाताओं ने अपना मतदान किया। इनमें से बीजेपी को 79,09,797 वोट मिले, कांग्रेस को 61,68,000, जबकि अदर्श को 5,99,000, बीएसपी को 1,74,000, जबकि नोटा को 1,35,000, सीपीआई को 35,850 वोट यहाँ प्राप्त हुआ है। वहीं चौथे नंबर पर नोटा रहा प्रदेश में। वहीं अगर रायपुर की सबसे बड़ी जीत की बात करें तो कांकेर में सबसे कम मार्जिन से भाजपा ने जीत हासिल की है। बिलासपुर जोन में 7 से लेकर 12 जून तक कुल 10 ट्रेनें रद्द रहने वाली है, जिसमें सालेकसा और दरकेसा के बीच गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाना है। रेलवे प्रशासन ने इस कार्य के दौरान कई ट्रेनों के परिचालन में व्यवधान के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। बिलासपुर जोन से चलने वाली 10 यात्री ट्रेनें 7 और 12 जून को रद्द रहेंगी। नागपुर रेल मंडल के सालेकसा और दारेकसा रेल खंड के बीच अप और डाउन रेलवे संपर्क फाटक पर गर्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा है। गर्डर लॉन्चिंग का कार्य पावर ब्लॉक को लेकर किया जाएगा, जिसके चलते ये ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। कुल मिलाकर 7 से 12 जून तक 10 ट्रेनों के रद्द होने की सूचना रेलवे ने जारी की है। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पास होने के लिए सेकंड चांस अब इन लोगों को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट्स को एग्जाम में पास होने के लिए सेकंड चांस मिलेगा। इसके लिए पहले पूरक परीक्षा या सप्लीमेंट्री एग्जाम भी कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर सेकंड चांस या फिर आप बात करें तो दूसरा परीक्षा रखा गया है। इस सत्र में कुल 2 परीक्षा नाम दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से छात्रों को और पेरेंट्स को 9 जून तक की परीक्षा के लिए सुझाव मांगे गए हैं, ताकि उनसे उनके इस आधार पर इसको लागू किया जा सके। एक ही सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा के फैसले के बाद से ही चर्चा थी कि विभाग को इसे सत्र 2025-26 से लागू कर सकता है, लेकिन विभाग ने इसको इसी सत्र यानी 24-25 से ही नियम को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सुझाव के आधार पर जल्द ही पूरा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में 2 बोर्ड परीक्षाएं होंगी। दूसरी बार परीक्षा जून माह में होगी और इनमें ऐसे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो पहली परीक्षा में फेल, सप्लीमेंट्री या किसी वजह से गैर हाजिर रहेंगे। फायदा ये है कि सेकंड चांस मिलने से कई स्टूडेंट्स का साल खराब नहीं होगा। ईवीएम और वीवीपैट की मशीनें अब वेयरहाउस वापस लौट चुकी हैं, जिसमें बैलेट और कंट्रोल यूनिट को 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इलेक्शन पिटीशन के लिए 45 दिन का समय रहता है। दरअसल बिलासपुर में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब ईवीएम मशीनों का कुछ हिस्सा पहले ट्रक फिर ठेलों के जरिए मतगणना स्थल कोनी से कलेक्ट्रेट पाथ स्थित वेयरहाउस में सुरक्षित रखवा दिया गया। डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर वेयरहाउस में रख दिया गया है, लेकिन बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट अभी भी कोने स्थित स्ट्रांग रूम में ही 45 दिनों तक रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीयू और सीयू को 45 दिनों तक यथावत रखा जाता है, इसीलिए इन्हें स्ट्रांग रूम में ही सुरक्षित रखा गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार चुनावी मतगणना के दिनांक से 45 दिनों तक बीयू और सीयू को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन के लिए ये अवधि निर्धारित की गई है। अवधि बीतने के बाद ही मशीनों का उपयोग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा लोकसभा चुनाव में वापस से किया जा सकेगा। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय और निर्दलीय को मिलाकर 37 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को छोड़कर किसी ने भी प्रत्याशी ने मतदान में इस्तेमाल मशीनों के बारे में कोई आपत्ति नहीं की है। सीएम के साथ अब दिल्ली जो है सभी भाजपा सांसद रवाना हो चुके हैं। सांसदीय दल की बैठक में सम्मिलित होंगे, जबकि विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बार का मंत्रिमंडल में प्रदेश को मौका मिलेगा। दरअसल संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के सभी सांसद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दिल्ली रवाना हुए। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर सीएम साय ने कहा कि दिल्ली में आज नवनिर्वाचित सांसदों, मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है और इसके लिए
दिल्ली रवाना हो रहे हैं। इस बार मंत्रिमंडल में हमें मौका तो मिलेगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एकाधिकार है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरे देश ने एनडीए पर भरोसा जताकर पूर्ण बहुमत दिया है और इसी विषय पर सांसदों की बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता पर किरण सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश में भ्रम का वातावरण बना चुके हैं और इस पर लोगों ने संविधान का भ्रम फैलाकर चुनाव परिणाम प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकामयाब रहे। और अब खबर कोंडागांव से, जहां कोंडागांव पुलिस ने 45 लाख के गुम हुए मोबाइल को 20 दिन में 230 फोन ढूंढकर उनके मालिकों को वापस लौटाया। 6 महीने में 400 फोन को खोजे गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने गुम हुए 230 स्मार्टफोन्स निकाल लिए हैं, जहां 230 फोन की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए है। 20 दिनों की इस कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को यह सफलता मिली है। गुरुवार को मालिकों को उनके फोन वापस लौटा दिए गए। पुलिस अफसरों ने 6 महीने में 400 मोबाइल फोन खोज लिए हैं। जिले के अलग अलग थानों में पिछले कुछ दिनों से मोबाइल गुम होने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस अफसरों ने सभी पुलिस थानों और चौकी से इसको डाटा और मंगवाया। साथ ही बात करें कोंडागांव की, तो साइबर सेल की टीम ने मोबाइल फोन को ढूंढने का निर्देशित भी जारी किया था। खबर जगदलपुर से आ रही है, जहां सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने 200 मीटर लंबा एक रिवर रोपवे बनाया, जिसमें आम लोगों को राहत अब बरसात के दिनों में मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के अंदरूनी गांव में चिंतावागू नदी पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने रोपवे बनाया है। इससे बारिश के दिनों में जवानों और ग्रामीणों को नदी पार करने में परेशानी नहीं होगी। पहली बार बस्तर के किसी गाँव में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के 22 इंजीनियर्स ने 33 दिन की कड़ी मेहनत से 200 मीटर का रोपवे तैयार किया है। 5 जून से इसे शुरू भी कर दिया गया है। दरअसल बीजापुर जिले के पामेड़ इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और यहाँ नदी नालों पर पुल पुलिया का निर्माण किसी चुनौती से कम नहीं है। इलाके में खोले गए सुरक्षा बलों के कैंप की वजह से कुछ सुविधाएं अंदरूनी गांवों तक जरूर पहुंच रही हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी विकास कोसों दूर है। प्रशासन का आदेश है कि दिव्यांगों के खाली पदों पर एक भर्ती अभियान भरने के लिए चलने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, निगम, मंडल, आयोगों और प्राधिकरणों में दिव्यांग लोगों के आरक्षित एवं खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश जारी हुआ है। खास बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन पदों पर भर्ती के लिए अब वित्त विभाग की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासन के सभी विभागों और अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभाग आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला कलेक्टर, सभी जिला पंचायत के सीईओ को आदेशित किया है। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 7% के आरक्षण का प्राविधान है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी सरकारी विभागों से कहा गया है कि शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, निगम, मंडल, प्राधिकरणों में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों में प्रतिवर्ष होने वाली कुल रिक्तियों के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग की गणना करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान तुरंत चलाने के लिए निर्देशित जारी हुआ है। लोकसभा चुनाव हार चुके हैं भूपेश बघेल, जिसकी वजह से अब इनके कद कम होने की चर्चा दिखाई दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने महज एक ही सीट कोरबा में अपनी जीत हासिल की है। प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट कहे जाने वाली राजनांदगांव लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 44,000 वोटों से ज्यादा अंतर से हार गए और अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जो इस बार चुनाव में हार गए, आने वाले दिनों में पार्टी क्या उनकी भूमिका क्या रखेगी, जिसमें एक पूर्व सीएम, 2 पूर्व मंत्री और एक मौजूदा विधायक को टिकट दिया गया था। 11 लोकसभा सीटों में से पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर अपने बड़े चेहरों को उतारा था। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में थे, वहीं जांजगीर और महासमुंद से 2 पूर्व मंत्री शिव डहरिया और ताम्रध्वज साहू को पार्टी ने मौका दिया था। बिलासपुर से पार्टी के चर्चित युवा चेहरे और विधायक देवेंद्र यादव पर दांव लगाया गया था, तो वहीं रायपुर लोकसभा से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को टिकट मिला था। और अब चर्चा ये है कि पार्टी इन नेताओं के कद में क्या कमी करेगी। दरअसल भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। यही बड़ी वजह है कि पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से टिकट दिया था।
चर्चा है कि बघेल और उनकी टीम को टिकट वितरण के पहले ही क्षेत्र में तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही भूपेश बघेल ने पूरा चुनाव अपनी स्टाइल में लड़ा, इसीलिए अब हार के बाद इनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं। बघेल प्रियंका गांधी की करीबी भी माने जाते हैं। उम्मीद थी कि अगर वो चुनाव जीते जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर में उनके कद में बढ़ोतरी होगी, लेकिन परिणाम के बाद फिलहाल ये मुश्किल नजर आता है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट का झटका ऐसे लगा कि कांग्रेस नेता कवासी लखमा की तबीयत बिगड़ चुकी है, उनके सीने में दर्द उठा है। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की बुधवार की सुबह अचानक से तबीयत खराब हो गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी गई। टीम उनके लालबाग स्थित सरकारी क्वार्टर पहुंची, जहां उनका उपचार किया गया। अच्छी बात यह रही कि उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं थी। डॉक्टरों ने दवा के साथ आराम करने की सलाह दी है। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी महेश कश्यप से हार के बाद वे रात में खाना खाकर सो गए थे, जबकि उन्हें अचानक से उल्टियां शुरू हो गई। साथ ही शरीर में दर्द की भी शिकायत थी। साथियों ने बिना देर किए आनंद फानन में डॉक्टरों की टीम बुलाया और सीने में दर्द की जांच कराई गई। फिलहाल अभी वो खतरे से बाहर है।